नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में एक बार फिर सीएम ने प्रशासनिक सचिव और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए नई रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकार के लिए कहा कि सरकार ने बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में बीपीएल परिवार के मरीजों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। तो कोरोना संकट में हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों का खर्च उठाएगी। बीपीएल परिवारों को सरकार लाभ देने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, बीपीएल परिवार के कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च अब सरकार उठाएगी। आयुष्मान भारत योजना में शामिल न होने वाले परिवारों को भी इसका फायदा मिलेगा। पहले ऐसे मरीजों को 35,000 तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी। तो बीपीएल परिवार के कोरोना मरीजों के लिए अब सरकार खर्च उठाएगी, जो बीपीएल परिवार के लिए काफ़ी राहत की खबर है। बता दें कि कोरोना में लगातार बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। इस बीच सरकार की ये बड़ी घोषणा। उधर कोरोना को लेकर प्रशासनिक सचिव और जिला उपायुक्तों के साथ बैठक में सीएम मनोहर लाल ने क्या निर्देश दिए, वो भी आपको दिखाते हैं। तो मनोहर लाल ने कहा, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हर मेडिकल कॉलेज में 20 बेड रखे जाएंगे। गांव में सर्वे करने वाली टीम का वैक्सीनेशन प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना के बाद वाली समस्याओं के लिए भी विशेष क्लिनिक तैयार की जाएगी। तो लगभग 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर तक पहुंचाए जाएंगे। तो इसके साथ ही मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों ने 4,097 गांवों का दौरा किया है और लगातार ब्लैक फंगस को लेकर 47.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच भी कर ली गई है। तो अब तक 51 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन भी लोगों को लगा दिए गए हैं। तो निजी अस्पतालों के बिलों पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो कोरोना के बीच देश में ब्लैक फंगस का कहर भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा समेत 7 राज्यों ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कुल 268 मामले सामने आए हैं। तो वहीं सिरसा समेत कई जिलों में लगातार ब्लैक फंगस से लोगों की जान जा रही है। ब्लैक फंगस के लिए कल्पना चावला को 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, जिनमें करनाल, एक्शन मोड पर हैं और सभी अस्पतालों को उधर ब्लैक फंगस की तेजी को देखते हुए देश के कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। तो वहीं जिसको महामारी के तौर पर घोषित कर दिया गया है। तेलंगाना में भी ब्लैक फंगस को लेकर महामारी घोषित कर दिया गया है। जबकि तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी ब्लैक फंगस को लेकर महामारी घोषित कर दिया गया है। तो ये तमाम राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य को भी, उत्तर प्रदेश को भी ब्लैक घोषित कर दिया गया। आखिर महामारी क्या होती है और ये किस तरह से लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो बता दें कि जब कोई बीमारी संक्रमण के जरिए बड़ी संख्या को प्रभावित करती है और इसका प्रकोप सामान्य से ज्यादा होता है, तो बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है। किसी बीमारी के महामारी होने की घोषणा उससे होने वाली मौतों और मरीजों की संख्या पर भी निर्भर करती है।
उधर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर है। हरियाणा सरकार ब्लैक फंगस की दवाई भी विदेश से मंगवाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी दी है कि हरियाणा में अभी तक 268 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। ये बीमारी एकदम सामने आई है और मार्केट में इसकी दवा जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मौजूद नहीं है। हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हमें मिली भी है, लेकिन मरीज बहुत ज़्यादा हैं। 268 मरीज आज की तारीख तक इसके आ चुके हैं। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई है कि वहाँ से 12,000 वायल्स हमें मिले, लेकिन कल हमने मीटिंग करके तय किया है कि हम डायरेक्ट भी इंपोर्ट करेंगे। वहीं पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री लगातार चिंतित हैं, जिसके चलते अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना के बाद हो रहे साइड इफेक्ट्स को लेकर अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में उमंग नाम से सेंटर शुरू किए जाएंगे ताकि कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को शारीरिक और मानसिक दिक्कत न आए। देखने में आया है कि कोरोना के मरीज ठीक हो जाने के बाद भी उनको बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमने फैसला किया है कि हम अपने सरकारी हर बड़े अस्पताल में पोस्ट कोरोना केयर सेंटर उमंग के नाम से चलाएंगे। बाकायदा एक कमरा इसी के लिए निर्धारित किया जाएगा, वहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जो बीमारियाँ इसके बाद हो रही हैं उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक को भी रखा जाएगा, उसमें बाकी बीमारियों के लिए भी रखा जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी रखा जाएगा, और इसमें प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। वहीं निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना इलाज को लेकर निर्धारित बिल से अधिक वसूलने पर सरकार सख्त हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री ने एक्शन लिया है। उन्होंने पंचकुला स्थित पारस अस्पताल के मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। हरियाणा विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ज्ञानचंद गुप्ता ने मुझे एक दरखास्त दी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पारस अस्पताल मरीजों से जो हमारी तयशुदा कीमतें हैं उससे बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहा है। तो मैंने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है 3 सदस्यों की, जो डॉक्टर शलीन हैं जो मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई है। हरियाणा विधानसभा के आदरणीय खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में वैक्सीन की कमी खबरों के बीच अब सरकार ने ग्लोबल टेंडर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस ग्लोबल टेंडर में सरकार ने कोरोना की 1 करोड़ डोज मंगवाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसका टेंडर 1 करोड़ डोज के लिए फ्लॉट किया जाएगा। कल तय किया है कि जो हम ग्लोबल टेंडर कोविड वैक्सीन के लिए फ्लोट करने जा रहे हैं वो हम 1 करोड़ डोजेस के लिए करेंगे। कल तय उधर कोरोना संकट के बीच श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय मदद के लिए आगे आया है। कोविड महामारी में सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए गुरुग्राम प्रशासन, उद्योग, गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। 60 बेड का ये सेंटर सभी सुविधाओं से लैस है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू से बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने। यदि लोगों को बेड और अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है तो लोग खुद भी घर क्वारंटाइन हो सकते हैं, लेकिन तमाम उपकरणों की जो ज़रूरत पड़ती है, स्वास्थ्य उपकरणों की जो ज़रूरत पड़ती है, उसको भी कहीं ना कहीं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोशिश है कि ये है कि तमाम उपकरण लोगों तक पहुँच सकें और वो अपने घर ले जाएँ और घर रहकर आराम से वो क्वारंटाइन रह सकते हैं। यदि ऑक्सीजन की कहीं दिक्कत आती है तो उसको भी दूर की जा सकती है। सर, किस तरह से, क्योंकि आपने एक 100 बेड का अस्थायी अस्पताल तो तैयार कर दिया, सेंटर
तैयार कर दिया। इसके अलावा लोग अपने घरों में भी बेहतर सुविधा ले सकते हैं स्वास्थ्य उपकरणों की, तो उसको लेकर क्या तैयार? जब हमारे यहाँ से पेशेंट ठीक होकर जाता है, अगर उसे ऑक्सीजन लेवल की आवश्यकता होती है तो हमने उसकी भी सुविधा बना रखी है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, इस प्रकार हम लोगों ने कम से कम 20-25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स की मदद से मंगवा के रखे हुए हैं और ये हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में हम ये कॉन्सेंट्रेटर भी पेशेंट को घर में दे देते हैं ताकि उसको घर में ही ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। साथ ही में हम उनको बिल्कुल फ्रेश पीसेस जो ह्यूमिडिफायर होता है जिसके अंदर आज आप देख रहे हो कि ब्लैक फंगस की सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने आती है। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके पास यूज्ड मटेरियल कहीं पे यूज़ किया जाता है या कहीं पे वो ह्यूमिडिफायर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग पेशेंट को बिल्कुल फ्रेश पीसेस देते हैं और फ्रेश मटेरियल दे देते हैं और साथ में डिस्टिल्ड वाटर की बोतल भी देते हैं ताकि वो जब घर जाए तो इस प्रावधान को प्रॉपरली उसको सिखाया भी जाता है कि किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करना है, किस क्लोरेट पेस्ट को यूज़ करना है और सारी फ्रेश आइटम्स उनको दी जाती हैं। साथ ही में हम पेशेंट्स को ऑक्सीमीटर्स भी दे देते हैं ताकि अगर पेशेंट अपने घर में भी अपनी ऑक्सीजन लेवल को लगातार चेक करते रहना चाहता है तो वो ऑक्सीमीटर भी हमारी इस प्रक्रिया में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास हाई फ्लो रेट के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, यानी अगर उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हेल्प नहीं मिलती है तो उसके लिए भी हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स 10 लीटर के भी और 50 लीटर के भी सिलेंडर्स बनवा के रखे हुए हैं। तो पेशेंट्स को वो 10 लीटर 50 लीटर घर भी ले जाने की सुविधा है। ये सारी की सारी सेवाएं निःशुल्क पेशेंट्स को दी जाती हैं और पेशेंट्स को केवल कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं और उन फॉर्मेलिटीज़ के आधार पर पेशेंट जो है इन सारी सुविधाओं को यहाँ से प्रदान कर सकता है। हमारे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि नर्सेस भी साथ साथ में हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था भी हम लोगों ने की हुई है और पेशेंट जो आते हैं तो उनका जो सारा अरेंजमेंट है वो सुविधा है वो यहाँ पे जो हमारे मेडिकल अटेंडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल अटेंडेंट्स डॉक्टर्स उनको अटेंड करते हैं। यहाँ कितनी कॉल्स आती हैं उस कॉल का भी इन लोगों ने अलग से एक व्यवस्था बना रखी है, उसकी रिकॉर्डिंग अलग से होती है। जो पेशेंट्स यहाँ एडमिट अभी तक हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग अलग से होती है। उनके साथ काउंसलिंग कॉल्स, दिन में हर पेशेंट को एक काउंसलिंग कॉल जाती है और उनका मनोस्थिति जो है, क्योंकि इस परिस्थिति में मनोस्थिति तो उन मनोस्थिति को सकारात्मक रखने के लिए हमारे काउंसलर्स भी उनको कॉल करते हैं ताकि मानसिक रूप से भी वो बिल्कुल फिट रहें और जल्द से जल्द यहाँ से ठीक होकर वापस चले जाएं। उन्हें हाइजीन के बारे में भी बताया जाता है ताकि वापस जाकर घर के अंदर वो बेसिक जो प्रोटोकॉल है कोविड के बाद अपने प्रोटेक्ट करने का, अपनी डाइट को मैनेज करने का, उसके बारे में भी उनको सारी जानकारी दी जाती है। देखिए बिल्कुल श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से शिक्षा ही नहीं बल्कि अब ऐसी महामारी में जब देश जूझ रहा है और ज़रूरतें जब लोगों की बढ़ रही हैं तो स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोशिश यही की गई कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी आसानी से मिल सके और इसी का एक प्रयास जीता जागता उदाहरण यहाँ देखने को भी मिलता है। गुरुग्राम से कैमरा गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। कोरोना संक्रमण से अगर किसी मरीज की मौत हुई तो अपनों का कंधा भी नसीब नहीं हुआ और शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों का इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी मृतकों को मुक्ति नहीं मिल रही है क्योंकि मृतक लोगों की अस्थियां अपनों का इंतजार कर रही हैं। दरअसल लोगों में कोरोना का डर इतना है कि अपनों की अस्थियां भी ले जाने से परहेज कर रहे हैं। गुरुग्राम के शमशान घाट में अस्थि गृह पूरी तरह से भर चुका है। इसके बाद भी लोगों की अस्थियों को पॉलीथीन या बैग में भरकर दीवारों पर लटका दिया गया है ताकि अगर कोई परिजन अस्थि लेने आता है तो उसे दिया जा सके। जिले के मंदनपुरी शमशान घाट में 350 से ज्यादा अस्थियां यहां पर इंतजार कर रही हैं। लेके तो जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि जैसे परिवार में कोई डेथ होती है तो मे भी उनके परिवार में और भी पॉजिटिव होते हैं बंदे, तो वो आते हैं। लेकिन जैसे कोई परिवार में रिश्तेदार में होता है एक बंदा, वो आके ना यहाँ पे या तो लॉकर में रख देता है या वैसे रखवा देते हैं कि जी जब प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा उसके बाद अस्थि विसर्जन करेंगे। लेकिन सत्यवीर जी यहाँ पे तो लॉकर जो है वो फुल है, जो अस्थि गृह है वो पूरी तरह से फुल है, तो क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं इसको लेकर?
लोकर तो फुल है सर, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करवाई है। वो वैसे यहाँ पे टांग के जा रहे हैं, वो एक जगह बना रखी है इस साइड में, तो उसमें रख रहे हैं। बाकी अगर कोई बंदा नहीं लेके जा रहा है तो उसके लिए भी हमने अपनी तरफ से सुविधा करवा रखी है। उनको हमारे नगर निगम की तरफ से अस्थि विसर्जन करवा रहे हैं उनका। रात को लेकर दिक्कत आ रही है, अस्थियों को लेकर दिक्कत आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? आजकल तो लोग भी थोड़े समझदार हो रहे हैं सर, कि वो कट्टा लेके आते हैं अपने, और अस्थियों के बाद अपनी जो राख है वो भी साथ लेके जा रहे हैं। कुछ परसेंट हैं जो नहीं लेके जा रहे, तो उसके लिए हमने अपने तरफ से क्या कर कुछ रखा है। व्यवस्था आपकी तरफ से की है? हमने जैसे यहाँ से ट्रॉली भरवा के ना रखवा देते हैं, उसके बाद जब ट्रक फुल हो जाता है तो हम उनको विसर्जन। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को ऐसे तोड़ा कि शमशान घाट में जलने वाली चिताओं के बाद अपनों की अस्थियों को भी ले जाने के लिए कतराने लगे हैं लोग। बल्लभगढ़ के तिगाव रोड स्थित शमशान घाट में करीब 70 अस्थियां ऐसी ही हैं, लेकिन कोरोना की महामारी ने लोगों की ऐसी कमर तोड़ी है कि लोग अब अपनों की अस्थियां शमशान घाट से भी नहीं ले जा रहे। तो ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बल्लभगढ़ से है, जबकि दूसरी तस्वीर गुरुग्राम से है, जहां पर अस्थियों के विसर्जन का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना के डर से लोग अपनों की अस्थियां लेने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते वहां पर अस्थियों का अंबार लग चुका है। जब से ये कोरोना काल चला है, उससे पहले ऐसा अधिकतर नहीं होता था, बट कोरोना टाइम में कुछ तो यहाँ पे डेड बॉडी बाहर से आई, वो लोग नहीं लेके गए, और कुछ जो यहाँ प्रवासी मजदूर कहेंगे हम जिन्हें, जो बाहर के आए हुए हैं, उनके परिवार में ही कोई ऐसा नहीं बचा जो अस्थियों को ले जा पाए। लोगों को कहने के बावजूद भी लोग बाग नहीं ले जा पाए, कुछ हैं ही नहीं यहाँ पे, या परिवार में कोई ऐसा नहीं बचा जो अस्थियों को ले जा पाए। अभी जिस तरह से यहाँ अस्थियाँ रखी हुई हैं, तो आप इन अस्थियों का क्या करेंगे? भाई कुछ टाइम में हम कोशिश ये करेंगे कि इन सभी को वहाँ भेजा पाएँ, बट कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले जा पाएँ, अन्यथा ऐसा भी हो जाता है कि हम वहाँ भिजवा दें और वो लोग हमसे झगड़ा करने के लिए आए। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा खाद सब्सिडी से प्रदेश के किसानों को 850 करोड़ का फायदा बताने के बयान पर इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने इसे धूल झोंकने वाला बताया है। बीजेपी सरकार किसानों को डीएपी खाद पहले से ही महंगी दे रही है। खाद में प्रति कट्टा 5 किलो की कटौती करके डीएसपी के 50 किलो वाले कट्टे की जगह 45 किलो प्रति कट्टा किसानों को दे रही है। इनेलो नेता ने कहा कि जो पार्टी सत्ता में होते हुए किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर किए हुए है और बजाय उनके कृषि कानूनों को खत्म करने जैसी जायज मांगों को मानने के उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही साबित करने की भरपूर कोशिश करती आ रही है, वो किसानों के हितैषी कैसे हो सकते हैं। उधर डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 48 घंटों की पैरोल दी गई है। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम गुरुग्राम पहुंचा, जहां वे मानसरोवर फार्म पर रहेगा। बता दें कि मां की बीमारी के आधार पर ही राम रहीम को पैरोल दी गई है। उनकी मां का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो राम रहीम की पैरोल पर भी विवाद शुरू हो गया है। पैरोल पर अंशुल छत्रपति ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राम रहीम जैसे खूंखार कैदी को पैरोल देना गलत है। बिल्कुल, ये जो 24 अक्टूबर को एक 24 घंटे का कस्टोडियल पैरोल दिया गया, उसके बाद 48 घंटे की कस्टडी पैरोल, और ये मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को धीरे धीरे सिरसा लाने का एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में ये कह के पैरोल मांगी जा सके कि हमारा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 24 अक्टूबर का और जो आज का जो 48 घंटे का पैरोल है, उसके आधार पे एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाकर आने वाले समय के लिए पैरोल मांगी जाए। इसको लेकर क्या आप कोर्ट में याचिका डालेंगे, हाई कोर्ट में इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल, हम लगातार इसका पुरजोर विरोध करते भी रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के चलते जो अदालती कामकाज जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। अदालतों के अंदर कामकाज जो है, रूटीन वर्क जो है वो नहीं चल रहा है। तो ये एक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को भी ये एक माकूल वक्त लगा, ऐसे समय को चुना गया जब अदालतों के अंदर ज़्यादा इस तरह का वर्क जो है वो नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इन्होंने ऐसे वक्त को चुना ताकि हम उनका विरोधी कोई जो है वो अदालत की। तो
कोरोना जैसी महामारी को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें फैली हुई हैं। ऐसे में ITV फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि अगर आपको बुखार है, खांसी या जुकाम है तो ऐसे में कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। पॉजिटिव आने पर घबराएं बिल्कुल नहीं, खुद को आइसोलेट करें और डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां जरूर लें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।